बहुत समय पहले की बात है। उदयपुर नामक गांव में आरोही अपनी नानी के साथ रहा करती थी। कुछ समय पहले ही आरोही के माता पिता की मृत्यु एक ट्रेन हादसे में हो जाती है। आरोही के पिता अपनी छोटी सी जमीन में सब्जियां उगाते थे और उन्हें बेचा करते थे। अपने पिता की मृत्यु के बाद आरोही भी उसी जमीन में सब्जियां उगाती थी और उन्हें बेचा करती थी। सब्जियां बेचकर उसे जो भी कुछ पैसे मिलते थे उसी से वह अपना और अपनी नानी का पालन पोषण करती थी। इसी गांव में आरोही की एक बहुत अच्छी दोस्त थी नैना, जो बहुत अमीर थी। उसे धन दौलत की कोई कमी नहीं थी। जहां आरोही एक छोटी सी झोपड़ी में रहा करती थी, वहीं दूसरी तरफ नैना महल जैसे घर में रहा करती थी। एक दिन नैना अपने कुछ पुराने कपड़े और सैंडल आरोही के पास लेकर आती है और उससे कहती है, आरोही यार, तुझे तो पता है कि मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी आ रही है और मेरे सभी दोस्त बहुत अमीर हैं। उनके पास अच्छे अच्छे ड्रेस और अच्छे अच्छे सैंडल है। बस तुम ही थोड़ी गरीब हो, इसलिए मैंने सोचा कि तुम्हें अपने पुराने कपड़े और सैंडल दे देती हूँ। इन्हें पहनकर तुम पार्टी में आ जाना, ठीक है? नैना, तुमने मेरे बारे में इतना सोचा, मुझे बहुत खुशी हुई। लेकिन मैं किसी की उतरन नहीं पहनती। मैं गरीब जरूर हूँ, लेकिन मेरे पास जो भी है मैं इसी में खुश हूँ। और अगर तुम्हें मुझे इस हाल में देखकर पार्टी में बुरा लगेगा तो ठीक है, मैं पार्टी में नहीं आऊंगी। तुम अपने अमीर दोस्तों के साथ एंजॉय कर लेना। ठीक है, अगर तुम्हें इन पुराने कपड़ों की कोई जरूरत नहीं है तो मैं डस्टबिन में फेंक दूंगी। मुझे लगा था कि तू ऐसे हाल में मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी में आएगी तो सब तेरा कितना मजाक उड़ाएंगे। बस यही सोचकर मैं तेरे पास आ गई। लेकिन तुम्हें जैसा आना है तो मेरे मम्मी पापा की एनिवर्सरी पार्टी में आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना वहाँ से चली जाती है और आरोही अपनी जमीन से ताजी ताजी सब्जियाँ लेती है और उन्हें बाजार में बेचने चली जाती है। सब्जी ले लो सब्जी, हरी हरी ताजी ताजी सब्जी ले लो। पालक, धनिया, मेथी, मटर, गाजर, टमाटर, आलू। सब्जी ले लो सब्जी, ताजी ताजी सब्जी ले लो। इस तरह से आरोही इतने तेज कड़कड़ाती धूप में अपनी सब्जियां बेच रही थी। आज आरोही के पास बहुत कम ग्राहक आते हैं, मगर उसकी जितनी भी सब्जियां बिकती है वह उन्हें के पैसे लेकर घर जा रही थी। तभी उसे सामने एक बेकरी नजर आती है, जिसे देखकर आरोही सोचती है, मैं रोज इसी रास्ते से गुजरती हूँ और इस बेकरी पर हमेशा इसी तरह से भीड़ लगी रहती है। आजकल सब लोग अपना जन्मदिन मना रहे हैं ना, एनिवर्सरी सेलिब्रेट करते हैं, छोटी छोटी बात को सेलिब्रेट करते हैं, इसलिए सब केक खरीदते हैं, पेस्ट्री खरीदते हैं। नानी को भी तो बहुत अच्छे केक बनाने आते हैं, लेकिन अब वह केक तो बना नहीं सकती, लेकिन मुझे बनाना सिखा तो सकती है। अगर मैं भी बेकरी खोल लूँ तो हाँ, मुझे नानी से बात करनी चाहिए, यही ठीक रहेगा। ऐसा सोचकर आरोही घर वापस आ जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, आपको पता है आजकल केक बहुत ज्यादा तादाद में बिक रहे हैं, इसलिए मैं सोच रही थी अगर मैं भी छोटी सी बेकरी खोल लूं तो सब्जियां बेचने से ज्यादा पैसे तो मिल ही जाएंगे। इतनी तेज कड़कड़ाती धूप में एक गली से दूसरी गली सब्जियां बेचती रहती हूँ और पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते। बेकरी होगी तो उसके अंदर बैठकर आराम से केक बेचती रहूंगी। और आपको तो केक बनाने बहुत अच्छे आते हैं, आप मुझे केक बनाना सिखा देना। हाँ बेटा, सोच तो तुम बिल्कुल सही रही हो, मगर बेटा हम गरीब हैं, हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे कि हम बेकरी खोल सकें। बेकरी खोलने में तो बहुत ज्यादा पैसे लग जाएंगे। हमारे पास तो कोई जमा पूंजी भी नहीं है, सोने की चीज भी नहीं है जिसे बेचकर हम बेकरी खोल सके। सब्जी बेचकर तुम बस इतने ही पैसे कमा पाती हो कि हम बहुत मुश्किल से 2 समय का खाना खा पाते हैं। मेरी दवाइयाँ भी समय पर नहीं आती, इतना बड़ा काम हम कैसे कर सकते हैं बेटा? नानी जी, आप इस बात की चिंता मत कीजिए। आपको पता है ना, जमींदार सूद पर पैसे देते हैं, तो बस बेकरी खोलने के लिए हम अपने इस छोटे से मकान को गिरवी रख देंगे और जब बेकरी चलने लगेगी तो पैसे जमा करके अपने घर को छुड़ा लेंगे। देखना नानी जी, मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारी बेकरी बहुत अच्छी चलेगी। कृपया करके मान जाइए ना। आरोही की नानी मान जाती हैं और आरोही खुशी खुशी अपने घर के पेपर लेकर जमींदार के पास जाती है और उनसे कहती है, जमींदार जी, आप सूद पर पैसे देते हो ना, तो ये लीजिए मेरे घर के पेपर और मुझे सूद पर पैसे दे दीजिए। कुछ ही समय में मैं आपके पैसे लौटा दूंगी और अपने घर के पेपर वापस ले जाऊंगी। यह घर के पेपर तो कोई खास नहीं है, छोटा सा ही घर है, तुम्हें ज्यादा पैसे नहीं मिलेंगे।
आरोही जमींदार से थोड़े से पैसे लेकर आ जाती है और साथ में केक बनाने का सामान भी, और अपनी नानी से केक बनाना सीखती है। और थोड़े ही समय में आरोही बहुत अच्छे केक बनाने लगती है और वह अपनी एक छोटी सी बेकरी खोलती है जिसमें वह अपने हाथ के बहुत ही स्वादिष्ट केक बनाकर लगाती है। ऐसे ही 1 दिन 2 दिन 3 दिन बीत जाते हैं, लेकिन आरोही के पास एक भी ग्राहक नहीं आता और वह उदास होकर घर चली जाती है। तभी आरोही की नानी आरोही से कहती है, आरोही बेटा, लगता है आज भी तुम्हारा कोई केक नहीं बिका, तभी तुम इतनी उदास नजर आ रही हो। हाँ नानी जी, आज भी मेरा कोई केक नहीं बिका। लगता है मेरी बेकरी छोटी है ना, इसलिए कोई भी ग्राहक मेरे पास आ ही नहीं रहा। मगर नानी, मैं कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखना, एक दिन मेरी बेकरी बहुत अच्छी चलने लगेगी, आप परेशान मत होइए। ऐसा कहकर आरोही अपनी नानी और खुद को दिलासा देती है और अगले दिन दोबारा से अपनी बेकरी पर जाती है। तभी उसके पास उसकी दोस्त नैना आती है और उससे कहती है, अरे यार आरोही, यह तो तूने बहुत अच्छा किया जो तूने बेकरी खोल ली। आज मेरी मम्मी पापा की एनिवर्सरी है ना, तो मैं तेरी बेकरी से ही केक लेकर जाऊंगी। 5 अलग-अलग वैरायटी के केक पैक कर दे, 2 वनीला, 2 स्ट्रॉबेरी और 1 चॉकलेट। हाँ, और तू भी समय पर आ जाना, ठीक है? ऐसा कहकर नैना उसकी बेकरी से 5 केक ले जाती है। शाम को आरोही भी पार्टी में चली जाती है। आरोही की बेकरी के केक सभी को बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। सब केक की बहुत तारीफ करते हैं और नैना से बेकरी का पता पूछते हैं, तो नैना सबको बताती है कि यह उसकी दोस्त आरोही की बेकरी है। और अगले दिन से आरोही की बेकरी पर लाइन लगना शुरू हो जाती है, क्योंकि उसके हाथ से बने केक बहुत ही ज्यादा टेस्टी थे। आरोही बहुत ज्यादा खुश थी, क्योंकि अब उसके घर के हालात पहले से बेहतर हो जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना कि गरीब की यहाँ खुशियाँ ज्यादा दिन तक टिकती नहीं है। आरोही के सामने एक बहुत बड़ी बेकरी थी, जिसके पास अब ग्राहक आने कम हो जाते हैं। तभी उस बेकरी की मालकिन कंचन सोचती है, जब इस आरोही की बच्ची ने बेकरी खोली थी तो मुझे लगा था छोटी सी है, चलेगी नहीं, लेकिन अब देखो, देखते ही देखते कितनी चलने लगी है। मेरे ग्राहक कम होने लगे हैं। मैं इसे आसमान की ऊंचाइयों पर उड़ने नहीं दूंगी, मुझे इसके पर काटने होंगे, वरना मेरा धंधा चौपट हो जाएगा। और मेरा धंधा चौपट हो जाए, नहीं नहीं, ऐसा मैं होने नहीं दूंगी। अब देख मैं तेरे साथ करती क्या हूँ, मुझसे बच के तो दिखा। ऐसा सोचकर कंचन आरोही को बर्बाद करने का प्लान बना लेती है। और वहीं दूसरी तरफ आरोही बहुत खुश थी और वह अपनी नानी के लिए नई साड़ी और समोसे और चाउमीन, बहुत सारा खाने का सामान लेकर जाती है और अपनी नानी से कहती है, नानी जी, मैंने आपसे कहा था ना कि मैं हार नहीं मानूंगी, कोशिश करती रहूंगी, क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। और देखिए, अब मेरी बेकरी पहले से कितनी अच्छी चलने लगी है। बस अगर इसी तरह से चलती रहेगी तो कुछ ही दिनों में मैं घर के कागज भी छुड़ा लूंगी। नानी, आपके लिए साड़ी और समोसे चाउमीन लेकर आई हूँ, यह लीजिए, इसे खा लीजिए। हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा, कोशिश करने वालों और मेहनत करने वालों की कभी हार नहीं होती। तुम ऐसे ही मेहनत और कोशिश करती रहना और देखना, एक दिन तुम्हारी जगह जगह पर बेकरी होंगी। मुझे बहुत खुशी है तुम कामयाब हो रही हो। इस तरह से दोनों बहुत ज्यादा खुश होती हैं, लेकिन उन्हें क्या पता था कि अब उनकी जिंदगी में क्या तूफान आने वाला है। कंचन रात हो जाने के बाद आरोही की बेकरी पूरी तरह से जला देती है और बहुत खुश होती है। आरोही गरीब की बच्ची, ये देख, मैंने तेरी बेकरी पूरी तरह से जला दी है। अब तो इतना बड़ा नुकसान कहाँ से चुकाएगी? अब मजा आएगा। मेरे ग्राहक तोड़ने चली थी और मैंने बेचारी को जड़ से ही उखाड़ कर फेंक दिया। ऐसा सोचकर कंचन बहुत ज्यादा खुश हो रही थी। सुबह होने के बाद आरोही खुशी खुशी अपनी बेकरी पर आती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि बेकरी पूरी तरह से जल चुकी थी। यह देखकर आरोही बहुत फूट फूट कर रोती है। अरे नहीं, यह क्या नर्त हो गया? मेरी बेकरी तो पूरी तरह से जल गई। इसके अंदर कितना सारा सामान रखा था, वह भी सब जलकर राख हो गया। अब मैं मेरे घर को कैसे छुड़ाऊंगी? नानी की दवाइयाँ, खाना पीना कैसे करूंगी? यह जिसकी दुकान है वह तो मुझसे इसके पैसे मांगेगा। यह सब क्या हो गया? मेरी खुशियों को किसकी नजर लग गई? ऐसा कैसे हो सकता है? रात तक तो सब कुछ ठीक ठाक था, अचानक क्या हो गया?
मेरी खुशियाँ, दुकान, घर सब कुछ उजड़ गया। अब कुछ नहीं बचा, कुछ भी नहीं बचा। ऐसा सोच सोचकर आरोही बहुत ज्यादा रो रही थी। आरोही को रोता हुआ एक परी देख लेती है तो आरोही के ऊपर उसे बहुत तरस आता है और वह आरोही के पास जाती है और उससे कहती है, आरोही, तुम्हारे साथ जो भी कुछ हुआ बहुत गलत हुआ। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। वह परेशान और अच्छे लोगों के काम आती है। तुम बहुत अच्छी हो, हमेशा दूसरों की मदद करती हो। मैंने देखा कि तुम किस तरह से गरीब बच्चों को अपनी बेकरी से केक देती हो। जिसका दिल इतना अच्छा हो उसके साथ बुरा नहीं होना चाहिए। आओ मेरे साथ चलो मेरी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास। ऐसा कहकर वह परी आरोही को अपने साथ उड़ाकर अपनी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी के पास ले जाती है। एक तरफ सोने की केक बह रहे थे और दूसरी तरफ चांदी की केक बह रहे थे। तभी जादुई सोने और चांदी की केक की नदी से आवाज आती है, परी, जैसा कि तुम जानती हो इस नदी के केक सिर्फ वही लेकर जा सकता है जो मेरे सवालों के सही सही जवाब दे। तो मैं इस लड़की से कुछ सवाल पूछती हूँ। अगर यह अपनी परीक्षा में पास हो गई तो मैं इसे जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से जादुई केक दे दूंगी। सुनो लड़की, तुम्हारे सामने दो बच्चे भूखे हैं और तुम्हारे पास सिर्फ एक रोटी है, लेकिन वह बच्चे काफी समय से भूखे हैं। अगर वह तुमसे एक रोटी मांगेंगे तो उस समय तुम क्या करोगी? मैं उस समय उन दोनों बच्चों को आधी आधी रोटी खिला दूंगी, क्योंकि मेरी नानी हमेशा मुझसे कहती है भूखे लोगों को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है। इसलिए मैं एक समय भूखे रहकर इतना सारा पुण्य कमाना चाहूंगी। आरोही, तुम बहुत अच्छी हो, अपनी परीक्षा में पास हो चुकी हो, वरना आज के टाइम में कोई भी दूसरों के बारे में नहीं सोचता। अब तुम जादुई सोने और चांदी के केक की नदी से एक सोने का केक और एक चांदी का केक लेकर जा सकती हो। जादुई सोने के केक से तुम्हें बहुत सारी धन दौलत मिलेगी और जादुई चांदी के केक से तुम्हें हमेशा केक मिलते रहेंगे, जिसकी मदद से तुम्हें अब कोई भी कमी नहीं होगी। आरोही खुश होकर जादुई सोने और चांदी की नदी से जादुई केक लेकर आ जाती है और जादुई सोने के केक से बहुत सारी धन दौलत लेकर अपना सारा कर्जा चुका देती है और अपनी एक बहुत बड़ी बेकरी खोलती है और जादुई चांदी के केक से केक लेकर उस बेकरी में बेचती है। इस तरह से आरोही की बहुत सारी बेकरियां होती हैं और उसका बहुत नाम होता है। आरोही कुछ ही दिनों में बहुत अमीर हो जाती है और जब इस बात की खबर कंचन को लगती है तो वह आग बबूला हो जाती है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। वह मामूली सी लड़की इतनी आगे नहीं बढ़ सकती। आज उसकी एक नहीं, दो नहीं, 5-5 बेकरियां हैं और वह इतनी अमीर नहीं हो सकती। मुझे पता लगाना होगा आखिर उसे क्या मिला है जो इतनी जल्दी इतनी ज्यादा अमीर हो गई। हाँ, मुझे पता लगाना ही होगा। ऐसा सोचकर कंचन उसके घर जाती है तो उसे पता चल जाता है कि जादुई सोने और चांदी की केक की मदद से वह इतनी अमीर हुई है और एक दिन मौका देखकर वह जादुई सोने का केक चुराकर लेकर आ जाती है और घर आकर उससे कहती है, ये है जादुई सोने का केक, इससे जो भी कुछ मांगते हैं ये दे देता है। ये जादुई सोने का केक मुझे बहुत सारी धन दौलत दे, इतनी सारी धन दौलत कि मुझसे ज्यादा अमीर कोई और ना हो और वह आरोही की बच्ची दोबारा से गरीब हो जाए, उसके पास कुछ भी ना रहे। जल्दी से तू मुझे बहुत सारी धन दौलत दे दे। कंचन के इतना कहते ही जादुई सोने के केक के अंदर से धन दौलत तो नहीं बल्कि बहुत सारे सांप और बिच्छू निकल कर आते हैं जो उसे तुरंत ही डस लेते हैं और उसकी तुरंत ही मृत्यु हो जाती है। कंचन को उसके लालच और बुरे स्वभाव की सजा बहुत अच्छी तरह मिल जाती है और वही दूसरी तरफ आरोही अपने साथ साथ पूरे गांव की भी बहुत मदद करती है और खुद भी एक हंसी खुशी जीवन बिताती है। सिर्फ और सिर्फ अपने अच्छे स्वभाव और दूसरों की मदद करने की वजह से आज उसके पास जादुई सोने और चांदी के केक थे, जिसकी वजह से आज वह एक खुशहाल जीवन बिताती है। बहुत समय पहले की बात है। सोनापुर नामक गांव में 3 बहनें पूनम, संध्या और वर्षा, तीनों बहनें अपनी माँ कलावती के साथ रहती थी। तीनों बहनें बहुत ही ज्यादा सुंदर थी, लेकिन वह हमेशा दस्ताने पहने रखती थी। वह किसी भी चीज को हाथ नहीं लगा सकती थी। अगर पूनम किसी चीज को हाथ लगाती तो वह चीज बर्फ की बन जाती और संध्या अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो उस चीज में आग लग जाती
और वर्षा अगर किसी चीज को हाथ लगाती तो मानो जैसे धरती पर भूकंप आ गया हो, सब चीजें बुरी तरह से हिलने लग जाती। इसलिए तीनों बहनें भूल कर भी अपने दस्ताने नहीं उतारती थी। आज तीनों बहनों का कॉलेज में पहला दिन था। तभी तीनों बहनों की माँ कलावती तीनों से कहती है, मेरी प्यारी बच्चियों, मैं जानती हूँ कि तुम बहुत ज्यादा समझदार हो, फिर भी मैं तुम्हें बताती हूँ, भूल कर भी कॉलेज में अपने दस्ताने मत उतारना। चाहे कोई तुम्हारे दस्तानों का कितना भी मजाक क्यों न उड़ाए, लेकिन तुम्हें दस्ताने नहीं उतारने। माँ, मुझे एक बात समझ में नहीं आती, हम साधारण सी तो लड़की हैं, फिर हमारे पास ये शक्तियाँ क्यों हैं? आज तक आपने हमें इसके बारे में नहीं बताया, आज तो आपको हमें बताना ही होगा। ठीक है बेटा, यह बात बहुत पुरानी है। यह सब कुछ तुम्हारे पिताजी की वजह से हुआ। तुम्हारे पिताजी एक लड़की से प्यार करते थे और उन दोनों की शादी भी होने वाली थी। शादी वाले दिन ही तुम्हारे पिता को पता चला जिस लड़की से वह प्यार करते हैं असल में वह चुड़ैल है, जिसने सुंदर लड़की का मुखौटा पहन रखा है। तभी तुम्हारे पिताजी उस चुड़ैल को मंडप में छोड़कर भाग गए और उन्होंने मुझसे शादी कर ली। और जब इस बात की खबर चुड़ैल को लगी तो उसने तुम्हारे पिताजी को श्राप दिया कि तुम्हारे यहाँ पर जो भी संतान होगी वह साधारण नहीं होगी। उस चुड़ैल के श्राप की वजह से ही तुम तीनों किसी चीज को हाथ नहीं लगा सकती बेटा। पिताजी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। अगर वह चुड़ैल से प्यार करते थे तो उसे शादी भी कर लेते। उनकी वजह से हमें ये श्राप तो मिला नहीं होता। हम तीनों बहनों को कितनी परेशानी होती है हम ही जानते हैं। ऐसा कहकर तीनों बहनें कॉलेज चली जाती हैं। तभी तीनों बहनों को कॉलेज की सीनियर लड़कियां देख लेती हैं और वह उनके पास जाती हैं और उनसे कहती हैं, आज तुम तीनों बहनों का इस कॉलेज में पहला दिन है और हम इस कॉलेज की सीनियर लड़कियां हैं, इसलिए तुम्हारी रैगिंग होनी तो जरूर है। और ये क्या तुमने बकवास से दस्ताने पहन रखे हैं? चलो जल्दी से सबसे पहले इन दस्तानों को उतारो, उसके बाद हम तुमसे बात करते हैं। सॉरी दीदी, हम यह दस्ताने नहीं उतार सकते, आप हमसे ऐसे ही बात कर लीजिए। सॉरी। काजल, आज तक मैंने तुम्हारी इतनी इंसल्ट होते नहीं देखी। ये आज ही इस कॉलेज में आई है और आज ही तुम्हारी बात नहीं मान रही। काजल, तुम्हें इन्हें सबक सिखाना चाहिए, वरना आज इनकी इतनी हिम्मत हो रही है, कल और हिम्मत हो जाएगी और उसके बाद इस कॉलेज में कोई भी तुम्हारी बात नहीं सुनेगा। हाँ दिव्या, तुम बिल्कुल सही कह रही हो और तुम बेवकूफ लड़की हो। ये जो तुमने बेवकूफी की है ना मेरी बात ना मानकर, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। पूनम, तुम इस पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाओगी और संध्या तुम इस पूरे कॉलेज की सफाई करोगी। वर्षा, तुम जितने भी वॉशरूम और जितने भी टॉयलेट्स हैं उन्हें तुम साफ करोगी और यह काम 2 घंटे के अंदर अंदर हो जाना चाहिए। अगर 2 घंटे के अंदर अंदर नहीं हुआ तो तुम्हें और बड़ी पनिशमेंट मिलेगी। समझ आ रही है या फिर मैं तुम्हें अपने स्टाइल में समझाऊं? बेचारी तीनों बहनें अपने काम में लग जाती हैं। पूनम पूरे कॉलेज के 20 चक्कर लगाती है, जिसकी वजह से वह थककर नीचे गिर जाती है और संध्या पूरे कॉलेज की सफाई करती है और वर्षा बेचारी सारे टॉयलेट, सारे वॉशरूम साफ करती है। इतना सारा काम करने की वजह से तीनों बहनें बहुत ज्यादा थक जाती हैं और वह अपनी क्लास भी नहीं ले पाती और घर आ जाती हैं। अब रोज ऐसा ही होने लगा था। काजल तीनों बहनों से रोज दस्ताने उतारने के लिए कहती और तीनों बहनें मना कर देती और उसके बाद काजल उन तीनों बहनों को कड़ी से कड़ी सजा देती। एक दिन काजल दिव्या से कहती है, दिव्या, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है जो हमें दिखाई नहीं दे रही। हम इन तीनों बहनों को बड़ी से बड़ी, कठिन से कठिन सजा देते हैं, लेकिन ये तीनों बहनें अपने दस्ताने उतारती नहीं हैं, सजा के लिए तैयार हो जाती हैं। हमें कुछ तो करना होगा जिससे हमें पता चले आखिर इन दस्तानों के पीछे राज क्या है। ऐसा कहकर दोनों एक प्लान बना लेती हैं और दिव्या 3 गिलास के अंदर नशीली दवाई डालकर तीनों बहनों के पास लेकर जाती है और उनसे कहती है, आज तुम्हें बहुत कठिन सजा मिली है। मैं काजल जितनी कठोर नहीं हूँ, इसलिए मैं तुम तीनों के लिए जूस लेकर आई हूँ। तुम तीनों बहन आराम से पी लो, ठीक है? उसके बाद काम कर लेना। बेचारी तीनों बहनों को कहाँ पता था कि उनके साथ क्या होने वाला है। जैसे ही तीनों बहनें वह जूस पीती हैं तो तुरंत तीनों बेहोश हो जाती हैं
और उन तीनों के बेहोश होते ही काजल और दिव्या उनके दस्ताने उतार देती है। और कुछ समय बाद जब उन्हें होश आता है तो वह देखती है कि उनके हाथ में तो दस्ताने ही नहीं है। तभी तीनों बहनें घबरा जाती हैं और संध्या रोते हुए दोनों बहनों से कहती है दीदी, हमें अपने दस्ताने उतारने ना पड़े, हमारा राज किसी के सामने ना आए, इसलिए कॉलेज में आकर रोज हम काजल और दिव्या का इतना अत्याचार सहते हैं, इतना सारा काम करते हैं, हमारी पढ़ाई भी ठीक तरह से नहीं हो रही और उसके बाद भी हमारे पास हमारे दस्ताने नहीं है। लगता है ये राज अब सबके सामने आ जाएगा कि हम साधारण नहीं है, हमारे पास जादुई शक्तियाँ हैं। और उसके बाद दीदी क्या होगा, हमें इस कॉलेज से निकाल दिया जाएगा जैसा हमेशा से होता आ रहा है। संध्या, तुम रोना बंद करो, अब हम तीनों बहनों को यहाँ से बहुत सावधानी से घर जाना होगा। ध्यान रहे गलती से भी हमें कोई ना देख ले। ऐसा कहकर तीनों बहनें जाने लगती हैं, लेकिन इन तीनों बहनों की बातें काजल और दिव्या सुन लेती हैं और जैसे ही छुपकर तीनों बहनें घर जा रही थी तभी काजल और दिव्या पीछे से तीनों बहनों को धक्का दे देती हैं और वह नीचे गिर जाती हैं। और वही होता है जो होना नहीं था। पूनम की वजह से जमीन बर्फ की बन जाती है और संध्या की वजह से कॉलेज में आग लग जाती है और वर्षा की वजह से धरती हिलने लग जाती है और इस तरह पूरे कॉलेज को पता चल जाता है कि ये तीनों बहनें कोई साधारण बहनें नहीं हैं। अरे अरे, ये तो हमारे कॉलेज में 3 चुड़ैल बहनें हैं, इन्हें जल्द से जल्द यहाँ से निकालो वरना ये हमें मारकर खा जाएंगी। इस तरह पूरे कॉलेज में हड़कंप मच जाता है और प्रिंसिपल तीनों बहनों को अपने कॉलेज से निकाल देती हैं। तीनों बहनें रोते हुए घर वापस आ जाती हैं और अपनी माँ को सब बताती हैं। तभी कलावती कहती है, बेटा यह तो तुम्हारे साथ बहुत बुरा हुआ, अब तक हमने 5 गांव छोड़ दिए हैं। जहाँ भी तुम लोगों के बारे में पता चलता है वह हमें धक्के मारकर निकाल देते हैं। कॉलेज से तो तुम्हें निकाल दिया गया है, अब ये गांव वाले भी हमें निकाल देंगे। अब तो कुछ करना ही होगा, ऐसा कब तक चलता रहेगा। मुझे पता चला है काली पहाड़ी के पास एक जादूगरनी रहती है, हमें उसके पास जाना चाहिए, हो सकता है कि वह कोई समाधान ही बता दे। इस तरह कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास ले जाती है और वहां जाकर जादूगरनी को सब बताती है। तभी वह जादूगरनी कलावती से कहती है, हाँ, इसका समाधान है। मैंने अभी अपने जादुई गोले में देखा है, इन तीनों बहनों को जो श्राप मिला है उससे इन्हें मुक्ति मिल सकती है, लेकिन उससे पहले तेरी इन तीनों बेटियों को ऐसे लड़कों से शादी करनी होगी जिनसे कोई भी लड़की शादी करना कभी पसंद नहीं करेगी। उनसे तेरी बेटियों को शादी करनी होगी और उन्हें सच्चे दिल से अपना पति भी मानना होगा और उनकी सेवा भी करनी होगी, तभी इन्हें श्राप से मुक्ति मिल सकती है। जादूगरनी की बात मानकर कलावती अपनी तीनों बेटियों को जादूगरनी के पास से घर लेकर आ जाती है और ऐसे 3 लड़कों को ढूंढने निकल जाती है जिन्हें देखकर कोई भी लड़की शादी करना नहीं चाहेगी। कलावती ऐसे ही लड़कों की तलाश कर रही थी। तभी कलावती देखती है एक बूढ़ी औरत एक पेड़ के नीचे बैठी रो रही थी। तभी कलावती उसके पास जाती है और उस बूढ़ी औरत से पूछती है कि वह क्यों रो रही है। तभी वह बूढ़ी औरत कलावती से कहती है, मेरी उम्र हो चुकी है, मेरा कुछ पता नहीं मैं कब इस दुनिया को छोड़कर चली जाऊं। मरने से पहले अपने तीनों बेटों की शादी देखना चाहती हूँ, लेकिन मेरे बेटों की शादी होती नहीं है क्योंकि एक अंधा है, एक गूंगा है और एक लंगड़ा है। अब तुम ही बताओ, ऐसे लड़कों से वो लड़की शादी कर सकती है? मैं अपने तीनों बेटियों की शादी आपके तीनों बेटों से कराना चाहती हूँ, अगर आपको कोई आपत्ति ना हो तो। कलावती की यह बात सुनकर वह बूढ़ी औरत बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वह अपने बेटों की शादी तुरंत कलावती की बेटियों से कराने के लिए तैयार हो जाती है। और कुछ ही दिनों में बहुत धूमधाम से पूनम, संध्या और वर्षा की शादी उस बूढ़ी औरत के तीनों बेटों से हो जाती है। तीनों बहनें अपने अपने पति की बहुत सेवा करती हैं, उन्हें सच्चे दिल से अपना पति मानती हैं, उनका बहुत ख्याल रखती हैं। लेकिन एक दिन तीनों बहनें बातें कर रही थीं। काश हमारे पति भी ठीक हो जाएं, मेरा पति बोलने लग जाए, तुम्हारा पति चलने लग जाए और वर्षा तुम्हारा पति देखने लग जाए तो कितना अच्छा होगा। हमने सच्चे दिल से अपने अपने पति को अपना मान लिया है और अगर ये ठीक हो जाए तो कितना अच्छा रहेगा।
पूनम बस इतना कहती ही है, तभी वह देखती है कि तीनों के पति बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। उनके अंदर किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहती। यह देखकर तीनों बहनें बहुत ज्यादा खुश हो जाती हैं। तभी तीनों बहनें समझ जाती हैं कि उन्हें श्राप से मुक्ति मिल चुकी है और उनका वह श्राप वरदान में बदल गया है। तीनों बहनें यह बात खुशी खुशी अपनी सास को बताती हैं। तभी वह खुश होकर अपनी तीनों बहुओं से कहती है, अरे वाह, मेरी तो एक नहीं, दो नहीं, तीन तीन बहुएं जादुई हैं, जिनकी जादुई शक्ति से मेरे बेटे बिल्कुल ठीक हो गए और अब तो धन दौलत की भी कोई कमी नहीं रहेगी। मेरे घर में साक्षात लक्ष्मी आई है। मैं तो धन्य ही हो गई ऐसी जादुई तीन बहुएं पाकर। इस तरह तीनों बहनें जादुई बहुएं बनकर अपने ससुराल में एक हंसी खुशी जीवन बिताती हैं। अब उन्हें दस्ताने भी पहनने नहीं पड़ते।